कर लेंगे नोड। और चीज पूछनी थी सर, ये आपने वो ये एनईडी की वो मैं कोई टेस्ट की, मैंने कहा मार्च में देना है, जरा कुछ तैयारी शुरू करता हूँ सर। वो क्या अजीब एफएससी है सर, इतनी मुख्तलिफ चीजें हैं कि क्या करना है इसका। यार पढ़ोगे ना हो जाएगी। अब सिलेबस का क्वांटम होती है, दूसरे होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो एफएससी के जो हमें करनी पड़ती हैं वो तो करनी पड़ेंगी, वो सेट 2 के लिए भी करनी पड़ती हैं। ये मैट्रिसेस वगैरह मैथ्स में मैट्रिक्स होता नहीं है A11 में भी। नहीं, खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया। कब अच्छा का? वो आसान सा है, वो कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है लेकिन। अच्छा, लेकिन वो बस वही है, जो किप्स के जो नोट्स हैं बंदा वो याद कर ले तो काम हो जाता है, चाहे हाँ जी एमसीक्यू की प्रैक्टिस उनकी ज्यादा ना हाँ जी करे। हो जाता, बिल्कुल हो जाता। नो बेटा, उसके अलावा एक और बुक मैंने देखी थी यार, मैं ग्रुप में भेजूंगा उसको, वो भी अच्छी बुक थी एनईटी क्लास से। ठीक लो है। जी। ओके बेटे, सॉरी इसमें मैं नोट्स एक्चुअली लिखने पड़ने हैं, टाइम ही इतना नहीं है। एक और ग्रुप को पढ़ाया तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ, लेकिन कर दूंगा आज इंशाल्लाह। रात लेट ही आएंगे लेकिन आ जाएंगे। बेटे उस दिन हमने ये पढ़ा था एक्चुअली व्हाट एक्चुअली अ फोटोन इज, डिस्क्रीट पैकेट या क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये हो गया था। उस पर हम रीच टू दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, द एमिशन ऑफ फोटोन्स, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोल्ड मेटल। कोल्ड मेटल में पर्टिकुलर फोकस करता जा रहा था, उसकी रीजन ये थी ताकि हम थर्मियोनिक एमिशन को नेगेट कर सकें व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े किए थे, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इन कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉन ही एमिट होते हैं, एंड वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं। जिस तरह वो थर्मो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक तो ये चीज़ पढ़ ली थी हमने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, वी कॉल दोज इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे आ गए थे कि फोटो एमिशन जो है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, फोटो एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। हाँ जी। और जहाँ जो ही आप सप्लाई फोटोन्स की रोकते हो तो फोटो एमिशन भी खत्म हो जाता है। तो फोटो एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कोई टाइम डिले नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहला ये किया था। ओके, दूसरे में फोटो फोटो एमिशन डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड अब कहते हैं मिनिमम लेवल को, या ठीक है, मिनिमम लेवल किस चीज का जो होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट कैन कॉज फोटो एमिशन प्रोसेस। ठीक है। तो अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किस पे होती है, मेटल के ऊपर। हर मेटल के लिए इसका मतलब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, सेम नहीं होती, हर मेटल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। ये भी हमने कर लिया था। तीसरी चीज हमारे पास में फोटो एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंटिंग फोटोन्स एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो ही आप हिट करते हो, फोटोन्स को एक्सपोज करते हो टू अ मेटल, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल से ज़्यादा है, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज इतनी होगी थी। अब हमारे पास तीसरी चीज आ गई रिजल्ट में ही, रेट ऑफ emission of photoelectrons depends upon intensity।
रेट ऑफ मिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, प्रोवाइडेड कि हमारे पास जो है ये रेट ऑफ मिशन है कि हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी उनके थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा होगी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स इज ग्रेटर देन, सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ जी फोटॉन्स वही ना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल। सर जी बेटे, सर ये फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती तो और क्या होती हैं उसमें, ठीक है। अच्छा जी बेटे, अब हमारे पास इसके लिए चलो ये हमारे पास इसको एक माइक्रो एमीटर से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा अब बेटे सपोज ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, हमारे पास वैक्यूएटेड ट्यूब है, वैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है। अब सपोज करते हो कि अगर हमारे पास इस जगह ये जिंक की सपोज प्लेट ले ली मैंने, जिंक की प्लेट ली हुई है मैंने। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, इसके ऊपर फोटोन्स इंसिडेंट करते हो, कौन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जिंक के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो इंसिडेंट करते हैं। अब सपोज करते हैं कि पहले सोर्स जो है वो 20 वॉट का लगा हुआ था। अब क्या होता है कि ऑल्दो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ हमने यहाँ पे, ठीक है, या अभी पहले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी अगर प्रोवाइड करते ताकि वो भी चीज़ समझा दूँ बेटे। अभी ये स्विच चलें, ये ओपन है, ओहो ये स्विच अब एस अभी ओपन, स्विच एस जो है दिस इज ओपन, ठीक है। अभी ये हमारे पास इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है क्रॉस दिस टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। और यार एक पहले टाइम पे आता नहीं। अच्छा बेटे, ये जिंक की प्लेट है हमारे पास और अभी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई कैथोड नहीं है, दो आपके मेटल की प्लेट्स लगी हुई है। ये मेटल प्लेट्स जो राइट साइड पे लगी है इट इज मेड ऑफ जिंक, और जिंक के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रॉस दिस सेल, वी कॉल्ड एक्चुअली दिस इज फोटो सेल, ठीक है। कि जब इसमें फोटोन दिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अब होता क्या है कि बेटे जब हम इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं इसके ऊपर, तो हमारे पास ये माइक्रो एमीटर करंट की वैल्यू को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, माइक्रो एमीटर करंट की वैल्यू को डिटेक्ट करता है। अभी मैंने देखा कि हमारे पास वोल्टेज हमारे पास कितनी थी, पावर रेटिंग ऑफ सोर्स मैंने की है 20 वॉट। मैं सपोज करता हूँ मेरे पास जो करंट आ रहा है वो दिस इज सपोज 4 माइक्रो एम्पियर आया। फिर अभी हम फेंक अल्ट्रा वॉलेट ही रहे हैं बेटे, कोई और नहीं, फेंक हम अल्ट्रा वॉलेट ही रहे हैं। अब हमने पावर रेटिंग सोर्स की क्या कर दी, 40 वॉट जो ही की, तो हमने ये देखा करंट की वैल्यू भी सपोज 8 माइक्रो एम्पियर पे आ गई, ठीक है। फिर पावर रेटिंग ऑफ सोर्स फर्दर ज़्यादा की मैंने 60 वॉट, तो करंट कितना हो गया, सपोज ये भी हमारे पास 12 वॉट 12 माइक्रो एम्पियर पे आ गया। अब आते हैं कि करंट डिटेक्ट क्यों होता है पहली चीज़, और इससे इंक्रीज क्यों करता जा रहा है, ठीक है। बेटे पहली चीज़ हमारे पास करंट डिटेक्ट क्यों इसलिए हो रहा है कि जो फोटोन्स आ रहे हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा, वो आगे रिलेशन में आता हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन को हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली चल थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं, जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एक फोटोन ने 22 लेबस कंटेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करनी है। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता है इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ फ्रॉम मेटल सरफेस, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज 12 इलेक्ट्रॉन 12 भी अगर है तो इसमें से सपोज अगर उसने 7 जूल एनर्जी कंज्यूम की इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस,
तो बाकी 5 जूल क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी है। 5 जूल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे, बेटा एमिट होकर इलेक्ट्रॉन मूव करके इलेक्ट्रॉन जब इस पे जगह पे आ गए इलेक्ट्रोड पे, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। जब सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट हमारे पास डिटेक्ट होना शुरू होता है। ठीक है, अब माइंड में आ गया सर करंट सर्किट, वो इसको आगे 1 मिनट सॉल्व करो, मैं इसको वैसे खत्म ही करता हूँ। ये लो माइक्रो एम्पियर हो गया, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब करंट डिटेक्ट हो रहा है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ मैंने। अब होता क्या है, जब हम ये एनर्जी क्या आ रही है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, बेटा ये कांस्टेंट है, ये भी जो आ रहा है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट है आगे, इसका मतलब है। अब करंट किसके बराबर होता है, करंट तो होता है हमारे पास इक्वल टू एन ई ओवर टी के। एन इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, और ई हमारे पास क्या, चार्ज ऑन सिंगल कैरियर, ठीक है, और हमारे पास टी टाइम हो गया। अब हमारे पास अगर 20 वॉट का सोर्स है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे हैं, सपोज कर रहा हूँ कि 20 आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स 20 आ रहे हैं तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करनी एज पर सिलेबस कंटेंट्स, क्योंकि हेड ऑन क्लियन है, इंक्लाइन क्लियन भी नहीं है, ठीक है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी वजह से हमारे पास करंट की वैल्यू डिफाइन होगी। अब अगर 20 फोटोन्स आ रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन सपोज मैंने कह दिया निकल गए हैं, ठीक है, उससे जो करंट की वैल्यू आई है 4 माइक्रो एम्पियर सपोज आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने इसको ज्यादा किया है, पावर रेटिंग ऑफ सोर्स, तो पावर रेटिंग ऑफ सोर्स को ज्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा करने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिट होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर इनके दरमियान रिलेशनशिप ग्राफ बना के देखें तो बेटा हमारे पास दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप आ रहा होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा होता है फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसकी पावर रेटिंग आ गई, ठीक है। ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी पावर रेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने सिर्फ जिंक की यूज किया तो देखो मैंने यहाँ पे जिंक किया, बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा नहीं की, मैंने नंबर ऑफ फोटोन्स को ज्यादा किया बाय इंक्रीजिंग द पावर रेटिंग ऑफ सोर्स। लेकिन हमारे पास हमने ये देखा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी जिंक के लिए अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी तो है ना, जैसे माइक्रोवेव्स है, सॉरी जैसे कि हमारे पास आ गई रेडियो क्या कहते हैं एक्स रेज आ गई, गैमा रेज आ गई। अगर वो एनर्जी आती है उनसे तो इसका मतलब उनकी फोटोन की ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी ये वाली फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। अगर ये वाली फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से पहुंच जाएंगे ना बेटे, कम टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो हमारे पास करंट फिर भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, करंट फिर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन हम अगर अगर इसकी जगह अल्ट्रा वायलेट की जगह मैं विजिबल लाइट फेंक, तो हमने पढ़ा हुआ कि विजिबल लाइट पे फोटो मिशन नहीं होता है क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल से कम है मैटर के। अब हम विजिबल लाइट फेंक रहे हैं, चाहे पहले 20 वॉट का सोर्स था, विजिबल लाइट हमारे पास जितनी भी आई थी, अब 20 की जगह 120 वॉट का कर दिया हमारे पास के अभी भी कोई चेंज नहीं आनी क्योंकि फोटो एमिशन होना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मैटर, उससे अगर ज्यादा है। सर अगर आपने वो जो मतलब जो रेडिएशन है वो देनी बंद कर दी तो करंट कांस्टेंट रहेगा या जीरो हो जाएगा? बेटा रेडिएशन बंद कर दी, फोटोन बंद हो गए तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी नहीं मेटल में से निकलने के लिए, तो बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी तो करंट देखो ना जीरो, ये ग्राफ को देखो बेटे, ओरिजिन से स्टार्ट किया हो मैंने 0 0 से। रीजन उसकी क्या, जब इंटेंसिटी जीरो तो करंट भी जीरो है। जो इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे बाय इंक्रीजिंग द पावर रेटिंग ऑफ सोर्स, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, सर ठीक ये है। कांस्टेंट वैल्यू क्या चीज रखी हुई है आपने, जो 7 रखा हुआ है? ये इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक में आता है मैं, जो एनर्जी विच इलेक्ट्रॉन नीडेड इन ऑर्डर टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अच्छा ठीक हो जो मेटल में से सर। निकलने के लिए तो एनर्जी चाहिए ना,
तो उसमें जो 7 जूल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को सपोज अगर आपने 12 जूल एनर्जी दी है, 12 में से 7 जूल एनर्जी उसने कंज्यूम कर दी उस मेटल में से निकलने के लिए, रिमेनिंग एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जो करंट को डिफाइन करेगी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। ठीक, अच्छा सर दूसरी प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशन ना जाए उसके लिए हम क्या करेंगे? हैं दूसरी इस प्लेट के ऊपर इसकी बात कर रहे हो? जी सर। इस पे यूवी ना गिरे, नहीं नहीं गिरी, हाँ गिरी इसके ऊपर रही है, हम उस पर तो गिरा ही नहीं रहे बेटे। सर लेकिन जो केसिंग है उसकी वजह से अगर कहीं रिफ्लेक्ट हो जाए या रिफ्रैक्ट हो जाए वेव्स। कैसे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो जाए बेटा, ये ग्लास है, ग्लास में से रिफ्रैक्ट होके इस पे जा सकती हैं, लेकिन अगर इसके अंदर मैंने वैसे भी देखो इवैक्यूएटेड ट्यूब ली है, अगर इसमें कोई एयर के पार्टिकल्स कोई और पार्टिकल होते हैं उनसे कोलाइड करके इधर जा सकती हैं, अदरवाइज तो नहीं जा सकती, अदरवाइज जा ही नहीं सकती। हम जिस जगह बिल्कुल इंसिडेंट सर। कर रहे होते हैं उसी जगह रहनी है बेटे, ठीक है ना। हाँ, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है अगर दरमियान में कोई और गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो सकती थी। अब गैस के पार्टिकल्स है नहीं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये लिखा रेट ऑफ एमिशन, जितने ज्यादा फोटॉन निकलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वैसे इंटेंसिटी को थोड़ा सा और देख लें। इंटेंसिटी को बेटा हमने एस लेवल में इस तरह डिफाइन किया था, दिस इज टोटल एनर्जी ओवर और टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। इंटेंसिटी हमने ये कहा था, दिस इज इंटेंसिटी। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ए ई टोटल इज इक्वल टू टी टाइम हो गया, एरिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटे टोटल एनर्जी दो तरह हो सकती है ना, या तो हम क्या कर दें कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज्यादा कर दें, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ओवर टाइम टाइम्स एरिया। अब पेपर में क्वेश्चन किस किस्म का आता है बेटे, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे पास आई इक्वल्स टू चले एन ई ओवर टी ए हो गया, एन क्या क्लियर हो गया, नंबर ऑफ फोटोन, ई क्या एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, एंड दिस एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज डिपेंडेंट अपॉन दिस फॉर्मूला ई इक्वल्स टू एच एफ, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी इंटेंसिटी ज्यादा करेंगे, ठीक है, उसी लिहाज से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उसमें मैंने कहा था कि आप यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन्स, ओनली एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन इज केप्ट कांस्टेंट दैट केस। मैं अभी उसी पे अभी हूँ बेटे। ये भी तो होता, अब पेपर में कहता है कि अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एन पे क्या चेंज आएगी, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आनी है बेटे, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल से हमारे पास कम होगी तो फोटो एमिशन होना ही नहीं है, ठीक है, फोटो एमिशन होना ही नहीं है, ये भी चीज देखनी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को कहता है ज्यादा कर दी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा अब, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से क्या हो गया, ये पे फैक्टर ज्यादा हो रहा है ना। अगर ये फैक्टर ज्यादा हो तो एन की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम कर दोगे फिर। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट रखनी है तो आपको पावर रेट ऑफ सोर्स शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। पावर रेटिंग ऑफ सोर्स जो है, सोर्स को कम करोगे एन की वैल्यू को कम करने के लिए, ठीक है। पावर रेटिंग ऑफ सोर्स शुड बी डिक्रीज इन दिस केस। बात क्लियर हो रही, मैं दोबारा करूं बेटे, हमारे पास मैं ये चीज को फोकस कर रहा हूँ, इंटेंसिटी का एन ई और टी ए है। पेपर में क्वेश्चन जो है कहता है इन ऑर्डर टू कीप द इंटेंसिटी कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कहता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंज इन अकर इन एन, तो हम बता ही नहीं सकते कि अंटिल अनलेस स्पेसिफाई ना किया होगा थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल, ठीक है ना।
और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा कर रहे हो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करने से एनर्जी ज़्यादा हो रही है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, एन को कम करोगे ताकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कांस्टेंट है। क्यों? हमारे पास जिस तरह मैंने कहा कि एक फोटोन की एनर्जी क्या थी, एनर्जी ऑफ फोटोन, मैंने ये इक्वेशन लिखी थी आइंस्टाइन ने दी हुई, जैसे ये एक वैल्यू क्या थी, ये मैं ई लिख रहा हूँ और प्लस ये मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख रही, फाई से रिप्रेजेंट फाई है। ये अब पहले क्या, अगर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर रहे हो आप, तो इसका मतलब पहले 12 जूल एनर्जी थी, अब 16 जूल एनर्जी होगी। इसमें से निकलने के 7 जूल पहले देखो मैंने लिखी थी, अभी मैं 7 जूल ही लिख रहा हूँ। क्या होगी हमारे पास, अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास, 9 होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब कम टाइम के अंदर फोटॉन्स पहुंच जाएंगे, कम टाइम के अंदर फोटॉन पहुंच जाएंगे, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर गया। और ये रिलेशन दोबारा आगे लिखूँ मैं, I इक्वल्स टू NE/TA। सर ये आपने जो ग्राफ बनाया था आई और आई का, ये किस किस का था, करंट और इंटेंसिटी का था? हाँ जी, ये मैं करंट इन माइक्रो एम्पियर, ये इंटेंसिटी इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के अंदर ये ग्राफ आया। ठीक है, ये ग्राफ आया। अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखते हो, अगर इंटेंसिटी अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज आएगी इसमें। क्वेश्चन ये था, मैं दोबारा भी इसको कर देता हूँ। मैंने कहा था इसको कांस्टेंट रखो बेटे, अभी वही जो वो क्वेश्चन पूरा करना ना, वो ये कांस्टेंट है, ये फैक्टर वैसे हम वही चीज़ें हैं। अब ये एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ये कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारे पास अच्छा फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब इसकी वैल्यू अगर इंटेंसिटी ज़्यादा कर देते हो, अब इसको अगर इंक्रीज करते हो तो एन पे क्या चेंज आएगी, अब एन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एन की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो एन की वैल्यू ज़्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी कांस्टेंट है। और अगर इंटेंसिटी अगर आपने ज़्यादा करनी, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इंटेंसिटी, एक मिनट बेटे, अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू NE/TA हो गया। अब इंटेंसिटी क्या कह रहा हूँ मैं, अगर डिक्रीज करनी है और एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एन को डिक्रीज करोगे। ठीक है, या अब एन अगर कांस्टेंट है तो फिर यहाँ से क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी कम करोगे, लेकिन रिमेंबर कि थ्रेशोल्ड लेवल से मैटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें जो ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, हमारे पास इक्वेशन है विच इज आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स equation of photoelectric effect। अब मैं यूज मैंने पहले भी किया था, एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो है, ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from a metal surface plus kinetic energy of emitted photo electrons। इसको बेटे हम एनर्जी को, मैंने वो एनर्जी ही रहा ये वाला ई, ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। डिफाइन वर्क फंक्शन का वर्ड पेपर में मिलेगा, प्लस ये काइनेटिक एनर्जी मैंने लिख ली। ठीक है, वर्क फंक्शन
minimum energy required to remove an electron from the metal surface is work function. अब फर्दर लिखूं तो E होता है बेटा वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस E के। ये पहले मैं यही इक्वेशन लिखता जा रहा था, उसमें मैं इसकी जगह 7 लिखता था फाई नॉट की जगह, ठीक है ना। अच्छा अब अगर इसको फर्दर देखूं बेटे, मैं दोबारा लिखता हूँ E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस E के। अब इसका फॉर्मूला होता है बेटे एच एफ, इसका फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फर्दर अगर इसको देखते हो काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊं तो हो जाएगा एच एफ माइनस एच एफ नॉट। इसको कंपेयर करो आप y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसका मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ इसका, वर्टिकल एक्सिस में सपोज अगर इफ आई कंसीडर दिस काइनेटिक एनर्जी इन जूल और यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेकंड इनवर्स में हर्ट्ज के अंदर, तो ग्राफ क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है लाइक दिस वे। इसको फर्दर एक्सट्रपलेट करोगे यहाँ पे जाके मिल रहा है। अच्छा अब एक्स एक्स वर्टिकल एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ही है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट आ रहा है वो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट दे रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकंड आ रही। पहली चीज। दूसरी चीज इस ग्राफ के अंदर जो आ रही बेटा, ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे रहा है, इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसका जो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है वो हमें स्पेसिफाई कर रहा होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और इसका जो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ रही है वाला, ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्क फंक्शन को। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हमारे पास वो सेम कांस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही बेटे, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते जा रहे हो, ठीक है, सोर्स की, उसी लिहाज से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब एक प्लेट से निकलेंगे दूसरी प्लेट में जल्दी से पहुंच जाएंगे। कम टाइम के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर जाए तो उसका मतलब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो आंसर जी जी जी। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, काइनेटिक तो बेटा नेगेटिव। अच्छा अच्छा ये अच्छा नहीं, एनर्जी के डेफिनेट पोटेंशियल जिस तरह होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह, वो भी तो आप नेगेटिव में कंसीडर करते हो आप लोग, ठीक है। तो जब हमारे पास इसका मतलब है कि एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव में रिप्रेजेंट हो रही है। एनर्जी रिक्वायर्ड इतनी मिलेगी तो मूव करेगा, नहीं तो नहीं मूव करेगा। इसलिए वह वैसे काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है। हम इस इक्वेशन को इंटरप्रेट किया हमने ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, इस इक्वेशन को बस इंटरप्रेट किया और कुछ नहीं। अच्छा अब जो हमारे पास जो है, मैंने पहले क्या शो किया हुआ था, मैंने बेटा ये चीज शो की हुई थी, मैंने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की हुई थी, मैंने माइक्रो एमीटर सिंपल लगाया हुआ था ये इस तरीके से। और मैं सपोज मैंने किया होता ये जिंक की प्लेट है और इस पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में इस पे इंसिडेंट कर रहा था, करंट डिटेक्ट हो रहा था। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं एक सरफेस से तो इनकी कांस्टेंट एनर्जी नहीं होती है। कांस्टेंट एनर्जी क्यों नहीं होती हमारे पास, दोबारा देखें इसी चीज को। ये मेरे पास एक मेटल ले लिया, मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर दी, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स निकले शो किए हुए हैं मेटल की सरफेस के ऊपर। अब फोटोन जो आ रहा है, सारे फोटोन की एनर्जी तो कांस्टेंट है। एक फोटोन जो आया इसको जाके हिट किया, दूसरा फोटोन सपोज इस वाले को जाके हिट कर गया, तीसरा फोटोन मूव करते हुए इसको हिट कर गया, चौथा फोटोन के मूव करते हुए सपोज यहाँ पे क्या इसको हिट किया। अब हर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है, हर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है। जो सपोज कांस्टेंट एनर्जी मैंने सपोज कंसीडर की है इसके अंदर, दिस इज कितनी पहले 16 जूल ली थी, 16
जूल एनर्जी आ रही है। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली है 16 है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये तो है ही सरफेस पे ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन है ही सरफेस में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट होगा इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास दिस इज 12 जूल होगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट हो रहा है इसकी एनर्जी मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज 10 जूल है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट हो रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी मैं सपोज कर रहा हूँ दिस इज सपोज 7 है, और यहाँ से निकल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, दिस इज सपोज 4 जूल। इट मींस इलेक्ट्रॉन्स emitted from the surface, ठीक है, have a range of kinetic energy, ठीक है। maximum kinetic energy correspond to electron which is emitted from the surface, ठीक है। electrons emitted from the surface have a range of kinetic energy and maximum kinetic energy correspond to the electron which are only emitted from the surface। अब रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से डेफिनेटली हमारे पास करंट की वैल्यू भी वेरी कर सकती है। अब उसकी वेरिएशन देखने के लिए आप क्या करते हो कि हमारे पास ये देखो, अगर किसी बॉल की काइनेटिक एनर्जी देखनी है तो कैसे देखोगे, हम उसका हम एबिलिटी देखेंगे, कितनी एबिलिटी है इसकी कि वर्क करने के अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। हम उसको अपवर्ड फेंकेंगे, जिस काइनेटिक एनर्जी से फेंकेंगे वही हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। क्योंकि बॉल की टेंडेंसी देखी जाती है कि कितनी वो वर्क कर सकती है अगेंस्ट अ फोर्स। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए उसकी टेंडेंसी देखनी है हमने अगेंस्ट अ फोर्स, तो हमारे पास उसके लिए हम क्या करते हैं, दोबारा सर्किट कंप्लीट, ये माइक्रो एम दोबारा लगा दिया बेटे, ये अब बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, ये वही फोटो सेल हो गया बेटे। अब इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस पे ये जिंक की प्लेट है, और यहाँ से आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कर रहे हैं इनके सर ये ऊपर। दोनों प्लेट जिंक की है ना? हाँ दोनों नहीं, प्लेट एक जिंक होने जरूरी है, चाहे ब्रास ले लो जो मर्जी हो जाए। ठीक है, हमने जिसमें लेकिन दूसरा मेटल होना चाहिए, कोई मेटल। वो जिंक और अल्ट्रावायलेट उनकी वो जरूरी है, ये चीज अल्ट्रावायलेट और दूसरा जिंक, ये इसका होना है। दूसरी प्लेट जिस मर्जी मेटल की हो जाए। अच्छा, अब बेटे हमारे पास क्या है, अब मान यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हमने एमिट किए यहाँ पे, और देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क क्या पड़ता है। अब जो वो करने की जरूरत को नहीं है हमें। अब मैं चले, मैं करंट मैंने ले लिया क्या हो गया, माइक्रो एम्पियर के अंदर, ठीक है, और इस पे बताइए अपना चार्ज हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अमिट तो होते हैं, जब कोई बैटरी नहीं थी फिर भी इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, जिससे करंट डिफाइन हो रहा था। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल डीसी सोर्स अप्लाई कर दिया है, वेरिएबल डीसी सोर्स। अच्छा जी, मैंने वेरिएबल सोर्स लगाया हुआ बेटे, ये मैंने
एक वोल्ट मीटर लगा लिया और अब मैंने इसको वेरी करना शुरू कर दिया। मैं पोटेंशियल डिवाइडर भी लगा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। अब बेटे हमारे पास वेरिएबल सोर्स से क्या फर्क पड़ेगा। पहले सपोज मैंने यहाँ पे, एक मिनट बेटे, ये पेंसिल मेरे साथ नहीं ले रही, पता नहीं क्यों यार। यहाँ पे मैं वोल्टेज की वैल्यू लिखूँ, यहाँ पे करंट की वैल्यू इन माइक्रो एम्पियर। थोड़ी सा मैं उंगली से लिख रहा हूँ तो वेरिएशन आनी बेटे। सपोज पहले मैंने यहाँ पे 2 वोल्ट, पहले कोई वोल्टेज नहीं था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ रही, सपोज दिस इज 8 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। जो ही मैंने इसको 1 वोल्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 माइक्रो एम्पियर होगी। अब ये क्यों कम होगी, उसकी रीजन ये है कि बेटे ये वाले जो 4 जूल वाली एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाले ये ब्लॉक हो गए। क्यों ब्लॉक हो गए, कि इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि वर्क कर सकेंगे अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये वाली प्लेट कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है ये। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास क्या पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। क्या हुआ, हमारे पास बाकी तो फोटोन पहुंच गए हैं। करंट किससे डिफाइन हो रहा है, एन ई ओवर टी से। तो नंबर ऑफ फोटोन इसमें पास करेंगे माइक्रो एम्पियर में से पर यूनिट टाइम से करंट को डिटेक्ट करेगा ना। तो हमारे पास फोटोन निकले जरूर हैं वहां से, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा है, लेकिन उन फोटोन के पास बेटा इतनी एनर्जी नहीं है कि वर्क कर सकें अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स टू कंप्लीट द सर्किट, इसलिए ये ब्लॉक हो गए। अगर ये ब्लॉक हो गए तो ये एन कम हो गया, एन कम हो गया तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटे, कम होगी। सर ये जो जिंक की प्लेट है ये हाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। जिंक की प्लेट को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल ये पॉजिटिव टर्मिनल सर से तो इसके कनेक्ट ऊपर किया। पॉजिटिव चार्ज, अच्छा तो इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो सर वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। अट्रैक्ट, हाँ अट्रैक्ट करेगा ना फिर भी, लेकिन हमारे पास आपने तो इसको देखना है कि फोटोन ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल जाएगा उस मैटर में से, ठीक है। ठीक है। हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटा इसलिए देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, ठीक है। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो करंट डिटेक्ट होगा, तभी तो हम देख रहे हैं कि उनकी काइनेटिक, मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी देखनी है कि मैक्सिमम किस जगह होगी, तो हम उसकी एबिलिटी देखते हैं अगेंस्ट टू डू वर्क अगेंस्ट अ फोर्स। बॉल की काइनेटिक एनर्जी देखनी तो हम ऊपर थ्रो करके देखते हैं कि किस हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है। जितनी हाइट पे ज्यादा बॉल जाएगी इसका मतलब उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आपने उनकी टेंडेंसी देखी है टू डू वर्क अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए आपने उसके इस तरफ आपने नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो सर जब हमने ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज की है तो हाँ उसके जी। बाद करंट जो फॉल की है हम्म। वो सर दोबारा जरा एक्सप्लेन, वो क्यों की है। बेटे वोल्टेज अगर इंक्रीज किया तो हमारे पास क्या है कि पहले तो हमारे पास जब, एक मिनट, बिल्कुल, जब वोल्टेज 0 था करंट की वैल्यू कितनी होगी, 8। क्यों होगी 8, हमारे पास जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ तो मैंने स्विच को सपोज ओपन कर दिया हुआ है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कईयों की एनर्जी ज्यादा थी कईयों की एनर्जी कम थी, मूव करके बेटे यहाँ तक पहुंच रहे थे। अगर पहुंच रहे थे करंट डिटेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से निकल रहे थे ये वाले। इनकी एनर्जी देखने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया क्रॉस द फोटो सेल, जिसको हमने वेरी करना शुरू कर दिया। जो ही मैंने कहा जब 1 वोल्ट करते तो इसकी वैल्यू मैंने सपोज 6 लिखी थी, 6 वोल्ट होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से निकलते, ये लेयर पहुंचती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, ये वाली ये पहुंच गई है, ये भी इलेक्ट्रॉन की लेयर जो है वो भी पहुंच गई, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी कि वो वर्क कर सकता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इस जगह नेगेटिव चार्ज है ना, इस जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन पे, वो तो इस डायरेक्शन में लिए। तो इलेक्ट्रॉन अमिट कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से होके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट होगी तभी पहुंच पाएंगे ना, और ये भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या पहुंच पा रहे हैं। करंट इसलिए डिक्रीज कर गया कि आखिरी लेयर जो है ये वाली, इसके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि वर्क कर सकें अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, ये ब्लॉक हो गए हैं, ये नहीं पहुंच पाए यहाँ तक। अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं ना हुआ, दरमियान
ठीक है। ठीक है अगर सर। नहीं पहुंच पाए तो करंट को हम डिफाइन करते हैं I इक्वल्स टू NE/T से। अगर पहुंच ही नहीं पाए इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू कम होगी, जिस वजह से करंट की वैल्यू भी कम होगी। ठीक हो गया सर, समझ आ फिर गया सर। हाँ फिर हाँ स्पेसिफिक जी वोल्टेज के ऊपर जाके ये जो सरफेस वाले हैं ये भी तो बंद हो सकते हैं, मतलब पूरी फोटो वो जो एमिशन है वो सुन लो कंप्लीट। ना, वही आने लगा तो वही आने लगा, सुनते जाओ ना अभी। अब क्या किया आपने बेटे, मैंने इसको फर्दर इंक्रीज करके 2 वोल्ट कर दिया। 2 वोल्ट पे मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, सपोज मैं कहता हूँ 3 वोल्ट होगी। 3 वोल्ट करने से होने का मतलब ये है कि अब ये जो हमारे पास थर्ड लेयर थी इसके इलेक्ट्रॉन भी ब्लॉक हो गई, ये भी नहीं पहुंच पा रहे। ये तो पहले ब्लॉक हो गए थे, ठीक है, ये भी नहीं पहुंच पा रहे। फिर मैंने वोल्टेज को और इंक्रीज किया, सपोज मैंने 3 वोल्ट कर दिया। अब मेरे पास 1 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड लेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पा रहे, सिर्फ ये पहुंच पा रहे हैं। अगर ये पहुंच पा रहे हैं तो एन की वैल्यू कम होगी ना, इसके अंदर एन की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू भी कम होगी। फिर आपने क्या किया, और 4 वोल्ट किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, 4 वोल्ट किया तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी रह ही नहीं गई। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती है ना, बॉल को फेंकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ऐसे ही है। तो दैट maximum potential energy at the highest point correspond to the electron so energy of the ball when it was thrown। वही चीज यहाँ पे हुई है बेटे, जब हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी जब 0 हो गई है, नहीं पहुंच पाए तो करंट की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, वो मैक्सिमम थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है कि W इक्वल्स टू VQ। ठीक है, W क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये EP इज इक्वल टू VQ। अब वो Q कांस्टेंट होता है। अब वो मैक्सिमम पोटेंशियल जो होगा, रिवर्स पोटेंशियल, ठीक है, क्रॉस द फोटो सेल, उसको जो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो रही होगी जहाँ पे करंट 0 है, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। और ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन दे वर emitted फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो अब मैंने ये करवाया क्या, टॉपिक क्या था, मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर emitted फ्रॉम द सरफेस दे हैव अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। maximum kinetic energy correspond to electrons which are emitted from the surface. Other electrons have lesser kinetic energy depending upon the depth from where they are emitted out. So in order to calculate the maximum kinetic energy, we apply reverse potential, we apply potential difference across the photocell so that few photoelectrons are blocked. Why they are blocked, because they do not have ample amount of energy to do work against the repulsive force which is defined due to the electric field between the कैथोड एंड एनोड। ठीक है, ब्लॉक होते गए, करंट ब्लॉक होता गया, हमारे पास एक स्टेज ऐसी आ गई करंट की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, करंट मैक्सिमम था। जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी ना। बात वही होगी जो मैंने जो फॉर्मूला बेटे आपको बताया हुआ है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, मैंने यही कहा था काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती, काइनेटिक एनर्जी 0। जब शुरू के अंदर क्या था आपके पास, ये चीज पे देखो, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। यहाँ पे बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, वो 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक को बाय प्रिंसिपल कंजर्वेशन पोटेंशियल के बराबर हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक बेटे कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। 59% चार्ज चल रही ही नहीं। सर ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर दिया है कि मतलब जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसकी होगी, ये लॉजिक लगाई है ना आपने। बिल्कुल है, यही है। जब मैंने एग्जांपल मैकेनिक्स दी, बॉल को थ्रो करते हो अपवर्ड, जब थ्रो करते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल 0, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हो इनिशियल। यहाँ पे भी हमारे पास देख लो, शुरू के अंदर जब हमारे पास, मैंने यहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है थी, सारे के सारे पहुंच रहे थे वो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर काइनेटिक वो 0 होगी, इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये चीज है, पहले सारे सारे पहुंचते जा रहे थे, डिफरेंट टाइम से पहुंचते डिफाइन होता जा रहा था।
लेकिन बाद में मैक्सिमम देखने के लिए आपने क्या पोटेंशियल रिवर्स करना ही करना है, ठीक वही होगा। और काइनेटिक पोटेंशियल है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारी पूरी फिजिक्स में W V इंटू क्यू होता है, सिवाय कैपेसिटर्स के ना, जिसमें हम 1/2 ऐड कर देते हैं। हाँ जी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो होती है वो हाफ होती है। हाँ जी, बस ठीक हो। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ होती है एनर्जी सप्लाइड, बाकी वही सारा ठीक है। अच्छा, अब ये सारे इन चीज़ों के बाद ये सारे ना जो मैंने आपको मैं जल्दी से गो थ्रू करूँ, इन सारी जितने भी हैं 4-5 एविडेंसेस, इसकी बेस के ऊपर बेटे हम आते हैं कि हमारे पास रिजल्ट हमने क्या निकाला। ये सारी की सारी पार्टिकुलेट नेचर को इंडिकेट कर रहा था, पार्टिकल नेचर को। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही हैं। अब पार्टिकल्स की फॉर्म में आने के लिए पहले पे आते हैं, पहला मैंने लिखा फोटो एमिशन डिपेंड्स अपॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल फिजिक्स हमें कहती है किसी भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास वो जो होता है थर्मियोनिक एमिशन की एग्जांपल दे थे, अभी कोट भी कर रहे थे, एक मेटल को अगर मैं इंफ्रारेड के आगे मैं इंसिडेंट करता हूँ तो इंफ्रारेड बेटे जाके हिट करती रहेंगी, तो इसका मतलब हिट करती रहेंगी तो एक फोटोन इंफ्रारेड का वो भी तो फोटोन है, एनर्जी देता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी तब उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसका मतलब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे उसमें हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन हो सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। उसके ऊपर आप माइक्रोवेव इंसिडेंट कर दो, चाहे आप एक्सरे इंसिडेंट करते हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहे करता रहे करता है, जब सफिशिएंट तक एनर्जी हो जाएगी फिर वो मिट होना शुरू होगा। तो एनी फ्रीक्वेंसी कैन कॉज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसको हम, ये क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है। जबकि यहाँ पे हमें पता था कि हम जितनी मर्जी इंटेंसिटी ज्यादा कर दें, हम जितनी मर्जी पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा कर दें, अगर एक फोटोन की एनर्जी कम होगी तो कभी भी फोटो एमिशन नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये, दूसरी चीज क्या थी, फोटो एमिशन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में कोई टाइम डिले नहीं है। जबकि मैंने अभी जो एग्जांपल दी, मैंने कहा कि फोटोन एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा और एक स्टेज के बाद उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस तो है ही नहीं है। और वैसे भी देखो, मेटल को गर्म ही करते हो, अगर हम डायरेक्ट इंफ्रारेड रे नहीं दे रहे, हीटर जो रोटी वाला तवा उसी को हीट करते रहते हो, तो बेटा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, लेकिन जब उसका टेम्परेचर इस हद तक ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू, उसमें टाइम डिले आता है। पार्टिकल में टाइम डिले नहीं आता, वेव नेचर में टाइम डिले आता है, ठीक है। वेव नेचर में टाइम डिले आ रहा है। तीसरा हमारे पास लिखा रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। जितनी पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा करोगे, जितने, इसका मतलब जितने ज्यादा बॉल्स हिट करोगे किसी चीज के ऊपर, ठीक है। एक बॉल ने एक एक इलेक्ट्रॉन को मिट करवाना, एक बॉल ने एक चीज को मूव करवाना है, नंबर ऑफ बॉल ज्यादा कर दो ज्यादा पार्टिकल भी मूव करेंगे, जितनी एनर्जी ज्यादा दोगे उस लिहाज से वो फर्दर मूव करते रहेंगे। तो ये जो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, पहली चीज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन intensity if frequency is lesser than the threshold of level of metal, but photoelectric current increases linearly with the increase of intensity, ठीक है। photoelectric current increases linearly with the increase of intensity, but photoelectric current does not depend upon frequency, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं आता बेटा ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड लेवल से कम होगी, जितनी मर्जी इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्वेश्चन भी उसमें फिर ये बनता था, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना है तो क्या एन पे क्या चेंज आएगी, ई पे क्या चेंज आएगी, ये इसको ज्यादा करते हो तो इनको पर क्या क्या चेंजेस आएंगी, क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं और बनते भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि दीज आर द एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर। अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ड्यूअल नेचर है, sometime it behave like a particle and sometime it behave like a wave, ठीक है। वेव के एविडेंसेस क्या हो गए, वो डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे वेव की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी वेव की प्रॉपर्टीज हैं। और हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। इसके अलावा भी हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं, कॉम्पटेंस इफेक्ट, पेयर एनिलेशन, पेयर प्रोडक्शन वगैरह। कॉम्पटेंस इफेक्ट एफएससी के अंदर करना पड़ेगा आपको, उसके एनईटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो, ठीक है। वो वो एविड, लेकिन हमारे वो सिलेबस ए लेवल में नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ड्यूअल नेचर, और ड्यूअल नेचर किस तरह हम उनको फिर देखते हैं, वो कल वाली क्लास में फिर होगा।
इसके लिए आज के लिए इतना ही, फोटो लेक्चर सर कवर हो गया। प्लीज ये नोट्स भिजवा दीजिएगा आज। नहीं ये अच्छा मैं इंशाल्लाह आज भेज दूंगा, लेट ही आएंगे लेकिन आ जाएंगे, ठीक है।